चलो तो हम लोग क्वेश्चंस वगैरह कर रहे थे ना कूलम्स लॉ पे, तो उसी को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे बच्चे, है ना। जो भी रिमेनिंग पोर्शन इस बार था वीडियो मिलने में तुम लोग को लेट हो गया फिजिक्स का, ठीक है। अब रेगुलरली तुम लोग को मिलेगा, है ना। हर वीक में 3 घंटे का वीडियो लेक्चर एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा, और थोड़ा रेगुलर मिलेगा। इस बार थोड़ा लेट हो गया। खैर चलो कंप्लीट करते हैं इसको। तो हम लोग कूलम्स लॉ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो आज का लेक्चर होगा इसमें भी हम लोग कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे कि कूलम्स लॉ को कहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने है जिसमें कि सीरीज एडिशन वगैरह पे दिया जाता है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऑरिजिन पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ 1 कूलम का, 1 मीटर पे 1 कूलम, 2 मीटर पे 8 कूलम, इस तरह से बहुत सारा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलम, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलम प्लेस्ड एट ऑरिजिन, ठीक है। ऑरिजिन पे जो 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ उस पर टोटल कितना फोर्स एक्ट हो रहा होगा इन सारे चार्जेस की वजह से, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सिंपल, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। हर एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से लिखेंगे एंड देन उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पॉजिटिव है तो सब एक ही डायरेक्शन में होगा, सिंपल ऐड कर दोगे। नेगेटिव होता है तो उसी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस तुम देख लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। सीरीज़ वो कैसा भी बना सकता है, AP GP जो भी बन जाए, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत वो फार्मूला याद होना चाहिए। तो चलो हम लोग सारे फोर्सेस को लिखते हैं कि कितना फोर्स एक्ट होगा। तो फोर्स ऑन 1 कूलम ड्यू टू 1 कूलम कितना हो जाएगा बच्चों, K1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, K1 Q2 बाई R स्क्वायर, प्लस अब इस 8 कूलम की वजह से कितना हो जाएगा, तो K1 इंटू 8 अपॉन गैप कितना हो गया, तो 2 का स्क्वायर, प्लस 27 कूलम की वजह से कितना लिखोगे, तो K इंटू 1 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, क्योंकि गैप कितना हो जाएगा, है ना। ऑरिजिन से इसका गैप कितना हो जाएगा 3 मीटर, तो 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन, कितने टोटल, तो यहाँ पे टोटल 10 हैं, है ना। 1 मीटर पे 2 मीटर पे 3 4 5 6 अप टू 10 मीटर तक इस तरह से चार्जर रखे हुए हैं। मतलब समझ रहे हो, जो 4 मीटर पे चार्ज कितना रखा हुआ होगा, 4 का क्यूब। जैसे देखो 2 मीटर पे 2 का क्यूब, 3 मीटर पे 3 का क्यूब, 10 मीटर पे 10 का क्यूब, तो उसी तरह से 4 मीटर पे 4 का क्यूब, यानी 64 कूलम रखा हुआ होगा। तो बाकी सारे उतना लिखा नहीं जा रहा है ना। ये हो जाएगा K1 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई कितना 10 का स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चे, K को कॉमन ले लेना, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 का क्यूब नीचे 2 का स्क्वायर, तो 2 बचेगा, 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, तो 3 बचेगा, ठीक है। उसी तरह से 4 और अप टू यहाँ आ जाएगा 10, तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 10 ऐड करोगे। ऐड करने का तरीका इसमें क्या होता है, तो इसका एक फार्मूला होता है n इंटू n + 1/2, 1 + 2 + 3 अप टू n नंबर तक यदि ऐड करना है तो उसका ये फार्मूला, आप देखो यही सब फार्मूला हमें याद होना चाहिए। ये कूलम्स लॉ इसमें कुछ नहीं, मेनली मैथमेटिक्स इसमें यूज़ किया जा रहा है। तो अब तक हम लोग जितना भी देख रहे थे कूलम्स लॉ में क्वेश्चन, है ना, ज़्यादातर प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में आ रहा है, वेक्टर में आ रहा होगा, एंगल्स कैलकुलेट करना है, ज्योमेट्री, ट्रायंगल और ये सब याद नहीं रहेगा कि क्या होता है, सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, कितने एंगल्स बनते हैं। यदि वो सब नहीं होगा तो फिर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। कूलम्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उससे ज़्यादा कूलम्स लॉ के क्वेश्चन में हमें जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो परेशान करता है, बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर का कॉन्सेप्ट। तुम आगे भी देखोगे, अभी ज़्यादातर तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर, यही सब कॉन्सेप्ट तुम्हें परेशान करेगा, ना कि कूलम्स लॉ। तो n की जगह पर यहाँ 10 है बच्चों, तो पुट कर दो, 10 इंटू 10 + 1 यानी कि 11 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 55 K का वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻, ये K 1000 में समझ लेना है ना। ये हो जाएगा 55 इंटू 9 इंटू 10⁻9, इतना न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। तो एक ये सीरीज़ टाइप का क्वेश्चन, अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सीरीज़ बन सकते हैं ना, AP GP, वो इस तरह से वैल्यूज़ देगा, तुम्हें AP GP कुछ भी बन सकता है। तो फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों कि कैसे हमें AP में होगा, GP में होगा, तो फार्मूला क्या होना चाहिए, वो सब तुम्हें याद होना चाहिए, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। चलो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ की हम लोग सर्कुलर मोशन से इसको कनेक्ट करेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है, एक
वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो आज ज़रा हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन से इसको कंबाइन करते हैं कूलम्स लॉ को। मान लो एक पेंडुलम है इस तरह से, ठीक है, ये पेंडुलम है, पेंडुलम के एंड पे एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, और क्वेश्चंस तुम लोग बना नहीं रहे क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डाउट होगा, डाउट तो आ नहीं रहा है तुम लोगों की तरफ से। मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q है और जहाँ से इस पेंडुलम को हैंग किया गया है यहाँ पे भी एक चार्ज Q रखा गया है, ठीक है। और ये जो पार्टिकल है यहाँ पर, इस पे चार्ज Q है और इसका मास तुम्हें m दिया हुआ है। m क्या है बच्चों? मास, ठीक है। ये बॉल यहाँ पे जो हैंग कर रहा है इसका मास m है और इस पे चार्ज टोटल Q रखा गया है, और जिस पॉइंट पे इसको हिंज किया गया है, ये हिंज्ड पॉइंट है, यहाँ पे भी एक चार्ज रखा गया है, क्या? Q। अब क्वेश्चन सिंपल यही है कि जैसे यदि हमें इसको एक सर्कल में रोटेट करना है तो हमें यहाँ पर एक u स्पीड देना पड़ता था। वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्क पावर एनर्जी में जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे ये बात बताया गया था कि मिनिमम कितना वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे दिया जाए ताकि जो ये पार्टिकल है वो कैसे मूव करना शुरू कर देगा, एक सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस था। कंडीशन ये था बच्चे, कैसे सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, तो पहले एक सर्कल बना ही लो, ये कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ पे चलता चला जाएगा बच्चों। मान लेते कुछ ऐसे ही सर्कल मूव करेगा, ठीक है। तो अब सर्कल में जब ये मूव कर रहा होगा तो ये एक थ्रेड है, ठीक है, थ्रेड से ये हैंग कर रखा है, ये मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना, स्फीयर है, इसका मास m है, इस पे चार्ज Q है, और इस थ्रेड का लेंथ तुम्हें दिया हुआ रहेगा। थ्रेड का लेंथ मान लो हमें दिया हुआ है कि थ्रेड का जो लेंथ है बच्चों वो है L, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन पूछा ये जा रहा है कि कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू ऑफ U, मतलब मिनिमम स्पीड ऑफ द स्फीयर एट लोएस्ट पॉइंट टू कंप्लीट सर्कल। कैलकुलेट मिनिमम स्पीड ऑफ स्फीयर एट लोएस्ट पॉइंट, है ना, मतलब लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम कितना स्पीड दिया जाए टू कंप्लीट सर्कल। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इस टाइप के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं बच्चे कि सर्कल छूटने का सबसे ज़्यादा चांस जो होता है वो इस पॉइंट पे होता है, यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे। यहाँ पे सर्कल के छूटने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो स्फीयर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इस स्फीयर का सर्कल छोड़ने का सबसे ज़्यादा चांस इसी टॉप मोस्ट पॉइंट को होता है। यदि यहाँ पे सर्कल नहीं छूटा तो और कहीं भी पाथ में सर्कल छूट नहीं सकता है। सर्कल को ये कहाँ छोड़ सकता है, तो जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो इस पॉइंट, है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे। यदि तुम यहाँ से बचा लिए इसको, यहाँ पे सर्कल नहीं छोड़ने दिए, कुछ ऐसा कंडीशन तुम अप्लाई किए ताकि वो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट को सर्कल कंप्लीट करता रह जाए, तो आगे और कहीं वो छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात, सर्कल छूटेगा या नहीं कैसे पता चलेगा, तो ये एक थ्रेड है, ठीक है। तो थ्रेड यदि मान लो इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा तो थ्रेड का ये लेंथ अभी कितना होगा बच्चों? L। और अभी जो ये थ्रेड है वो क्या हो रखा है? स्ट्रेस्ड हो रखा है। ये थ्रेड क्या हो रखा है? स्ट्रेस्ड हो रखा है, मतलब इस थ्रेड में अभी कुछ ना कुछ टेंशन होगा, अभी कुछ ना कुछ क्या होगा? टेंशन होगा। तो सोचो जब तक ये इस पाथ पे चलता रहेगा तब तक इस थ्रेड का लेंथ कितना रहेगा बच्चों? L। तब तक जब तक ये जो स्फीयर है इस पाथ सर्कुलर पाथ पे चलता रहेगा तब तक इस थ्रेड का लेंथ क्या हमेशा होगा? L। क्या होगा लेंथ? L। और L लेंथ जब तक है तो ये अपना थ्रेड क्या है बच्चों? अभी स्ट्रेस्ड हो रखा है। क्या हो रखा है? स्ट्रेस्ड हो रखा है। अब सोचो जहाँ पे वो सर्कल छोड़ेगा, सर्कल से मान लो हट गया ऐसे, ठीक है,
तो सर्कल छोड़ते ही उसका जो लेंथ होगा वो थोड़ा क्या हो जाएगा, रिड्यूस। मतलब जो उसके अंदर वो जो स्ट्रेस था जिसकी वजह से टेंशन डेवलप था, वो टेंशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जहाँ थ्रेड में टेंशन खत्म हुआ, समझ लो कि वहाँ पे वो सर्कल क्या कर चुका है, छोड़ चुका है। क्योंकि जब तक ये थ्रेड ऐसे स्ट्रेच ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, मतलब अभी ये स्ट्रेच्ड हो रखा है, इसका लेंथ L है और इसमें कुछ ना कुछ टेंशन है। जहाँ भी सर्कल छोड़ेगा मतलब वहाँ पे वो थोड़ा लूज होगा और टेंशन क्या हो जाएगा, उसका ज़ीरो हो जाएगा। मतलब यदि हम लोग ये कंडीशन लगा कर चलें कि थ्रेड में कहीं भी टेंशन जीरो नहीं होने देना है, पूरे पाथ में, पूरे सर्कुलर पाथ पे थ्रेड में टेंशन कभी हमें जीरो नहीं होने देना है। यदि थ्रेड में कभी टेंशन जीरो नहीं हुआ मतलब थ्रेड हमेशा स्ट्रेच रहा है, यानी स्ट्रेच रहा है इसका मतलब क्या है, वो हमेशा सर्कुलर पाथ पे घूमता रहा है। बात समझ में? तो हमें थ्रेड को लूज नहीं होने देना है। और सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ पर होते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हमें हाईएस्ट पॉइंट पे थ्रेड में टेंशन ज़ीरो नहीं होने देना है। बात समझ में? तो आ जाओ हाईएस्ट पॉइंट पे हम कैलकुलेशन करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे फोर्सेस कौन कौन सा एक्ट हो रहा होगा, तो एक तो इस पर टेंशन और एक mg, जैसे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, और टेंशन चूँकि थ्रेड भी इसी डायरेक्शन में तो टेंशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट हो रहा होगा, है ना। टेंशन का आप डायरेक्शन वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों। तो टेंशन mg दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मान लो इस पॉइंट को ये कुछ v स्पीड से क्रॉस कर रहा है। कितने स्पीड से क्रॉस कर रहा है, v स्पीड से। टॉपमोस्ट पॉइंट को ये v स्पीड से मान लो क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। देख लो अब सर्कुलर मोशन भी यूज़ होगा यहाँ पे। अब जिसको ये नहीं पता होगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, कैसे इक्वेशन लिखते हैं, तो फिर संभव नहीं है। तो अब यदि हम लोग इक्वेशन लिखें तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लिखते हो, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, है ना। वो किसके इक्वल होता है, mv²/r, वेयर v उसका स्पीड होता है, m मास होता है, r क्या होता है, रेडियस। तो इस पे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना एक्ट हो रहा है, तो टुवर्ड सेंटर नेट फोर्स एक्ट हो रहा है टेंशन प्लस mg, और ये किसके इक्वल होगा, तो मास ऑफ द स्फीयर इनटू उस पॉइंट पे जो स्पीड होगा mv² अपॉन जो रेडियस होगा इस सर्कुलर पाथ का जो कि है l। यानी कि जो टेंशन होगा इस पॉइंट पे वो होगा mv²/l और प्लस mg, mv²/l, सॉरी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस mg। ये आया हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे। क्या कैलकुलेट किया हम लोग, टेंशन कहाँ पे, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है। जैसे इस पॉइंट को नाम देते हैं हम लोग B, ये जो बॉटम पॉइंट है A, तो यहाँ पे कैलकुलेशन जो हुआ है ये टेंशन एट पॉइंट B। तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए या सर्कल नहीं छोड़े उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि B पॉइंट पे टेंशन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बात आ समझ में? अब देखो इक्वल्स टू 0 का यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, सर टेंशन 0 तो नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 रखना होगा। बिल्कुल सही बात, तुम ग्रेटर देन 0 रखो, ठीक है। बट होता क्या है कि वहाँ पे एक स्लाइट मोमेंट के लिए, है ना, एकदम जब हाईएस्ट पॉइंट पहुँचता है उस टाइम पे जस्ट टेंशन 0 भी होता है, फिर भी वो सर्कल नहीं छोड़ता है क्योंकि उसके पास कुछ स्पीड है, वो आगे कंटिन्यू कर जाता है। और आगे जैसे ही बढ़ेगा बच्चों, स्पीड इंक्रीज होता है, वापस से टेंशन उसका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यही कंडीशन लेते हैं कि टेंशन जो हाईएस्ट पॉइंट पे होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू यदि तुम पुट करते हो mv²/l माइनस mg, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से v तुम्हारा आ जाएगा, m और m कैंसिल, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग मिस करते हुए चले गए। वो पॉइंट क्या हम लोग मिस कर रहे थे बच्चों, इस पर एक और फोर्स लगेगा ना। हम लोग टेंशन और mg हम पूरे सर्कुलर मोशन को ही करते चले गए। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मिस कर दिया। किस फोर्स को मिस कर दिया हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर एक और फोर्स तुम्हें ऐड करना पड़ेगा जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर एक्ट हो रहा होगा, तो देखो वो रिपेल कर रहा होगा, इधर देखो ऐसे सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है वो इस स्फीयर पे जो चार्ज है उसको क्या कर रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको भी कंसिडर करना होगा। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर हो गया TB प्लस mg,
और माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पर एक माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दो, है ना। तो जब वो उस साइड जाएगा तो यहाँ पे ये प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। तो टेंशन में तुम यहाँ पर लेकर चलोगे ये प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इन सब को उस साइड लेकर जाओगे तो mv स्क्वायर, समझ रहे हो, यहाँ कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, क्योंकि टेंशन mg के साथ साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है ना। इस स्फेयर पे भी एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, सेंटर पे भी चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो ये क्यू इसको क्या करेगा, जो रिपेल करेगा, तो रिपल्सन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या हो गया, टेंशन mg और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो टेंशन प्लस mg माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हुआ नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर विच इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर, आर यहाँ पे l के इक्वल है। तो यहाँ से हमने टेंशन कैलकुलेट कर लिया कि इस वक्त थ्रेड में कितना टेंशन होगा, और टेंशन जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0, तभी जाके सर्कल क्या करेगा, कंप्लीट। तो बस वहाँ से हमने एक कंडीशन लिखा, तो यहाँ से mv स्क्वायर बाई l शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन सब को उस साइड लेकर जाओगे तो mg ओके, और माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लिख दोगे, k q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन गैप कितना है l स्क्वायर। अब v को इस साइड रखो, बाकी सारे टर्म्स को इस साइड भेज दो, तो ग्रेटर देन v ग्रेटर देन इक्वल्स टू g इंटू एल, m तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, माइनस यहाँ से एक l और l चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन m इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ से आ गया बच्चों, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट, है ना, यहाँ देखो v स्क्वायर है, तो v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू g इंटू एल माइनस k क्यू स्क्वायर अपॉन m इंटू एल। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होना चाहिए वो इतना या इससे ज़्यादा, है ना। तो मिनिमम, हम लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट कितना आ गया, अंडर रूट जी एल माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन m इंटू एल। बट ये कहाँ पे आया बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पे, मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट B है, सर्कल कंप्लीट कराने के लिए B पॉइंट पे इस स्फीयर का मिनिमम स्पीड ये होना चाहिए रूट अंडर जी एल माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एम एल। जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं एक्ट होता, मतलब जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होते अभी, तो उस वक्त यहाँ पे V मिनिमम आता रूट अंडर जी एल। ये जो के क्यू स्क्वायर बाई एम एल आया है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये एक टर्म आ गया है यहाँ पर। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं कंसिडर करते, क्यू चार्ज नहीं होता, तो क्या आता, रूट अंडर जी एल। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम स्पीड होना चाहिए वो होना चाहिए रूट अंडर जी एल, तभी जाके वो सर्कल में कंटिन्यूसली चलता रहता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों, u। तो v हमें पता है, u हमें निकालना है। तो उसके लिए अब यहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कैसे फोर्स हैं, कंजर्वेटिव नेचर के। ये दिमाग में रखना है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है। है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है बच्चों, कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। ये सब वर्क पावर एनर्जी में हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब आ जाओ ए और बी पॉइंट के बीच एनर्जी कंजर्वेशन कराते हैं, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए और टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। क्योंकि यदि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं तो सिस्टम का टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कैसे हैं, कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स हैं। अब यहाँ पे एक टेंशन आ रहा है, तो टेंशन का टेंशन इसलिए नहीं लेना है तुम्हें, क्योंकि यदि हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो वर्क डन बाई जो टेंशन होगा यहाँ पे बच्चों, वर्क डन बाई जो टेंशन होगा वो हमेशा ज़ीरो हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि टेंशन देखो टुवर्ड सेंटर होगा और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ऑलवेज टेंजेंशियल होगा। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री, और वर्क डन में cos 90 डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो cos 90 ज़ीरो हो जाएगा। तो वर्क डन बाई टेंशन इन अ सर्कुलर मोशन हमेशा ज़ीरो होता है।
थ्रेड से जब इस तरह से बॉल अटैच हो और वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा हो, है ना, तो टेंशन के द्वारा जो वर्क डन होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, ज़ीरो। अब ये सब उसी को समझ में आएगा जो वर्क पावर एनर्जी पढ़े हुए हैं। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या क्या होगा भाई। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एक तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देना है बच्चों, तुम्हें एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना होता है, क्योंकि तुम्हें लिखना होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो बिना रेफरेंस के हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख सकते हैं। बात आ रहा समझ में। तो आ जाओ पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी लिखते हैं। चलो हमने पॉइंट ए पे जो लेवल है इसी को हमने रेफरेंस मान लिया। क्या मान लिया, रेफरेंस। तो पॉइंट ए पे कौन कौन सा एनर्जी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी जो कि हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो क्या जी पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। कैसे लिखते हैं बच्चों, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो के क्यू वन क्यू टू क्यू स्क्वायर हो जाएगा और गैप कितना है, एल। ये हुआ टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दो आया, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा और कोई एनर्जी इसके पास नहीं है। जब बी पॉइंट पे पहुंचा होगा तो इसका स्पीड वी हो गया, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे बच्चों, हाफ एम। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर प्लस जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यदि हम बी पॉइंट पे बात करें तो सोचो इस रेफरेंस लेवल से बी पॉइंट कितना ऊपर है, तो 2L। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुम लिखते हो mgh, वहाँ पे h हाइट कहाँ से लेते हैं बच्चों हम लोग, रेफरेंस लेवल से। तो रेफरेंस लेवल से यदि 2L ऊपर है तो जो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा mg इंटू एच की जगह पर 2L लिख दोगे, प्लस बी पॉइंट पे भी इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि यहाँ भी Q1 Q2 का एक सिस्टम है। तो वो लिख दोगे के क्यू इंटू क्यू यानी क्यू स्क्वायर, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। तो ये सारी एनर्जी लिख दिए, ये दोनों साइड इक्वल ही, हटा दो इसको। अब यहाँ से यू तुम्हें कैलकुलेट करना है तो थोड़ा इक्वेट कर लो, एम और एम तो कैंसिल ही हो जाएगा, ख़त्म हो गया। यू स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2GL आ गया, प्लस 2G इंटू एल। तो वी स्क्वायर का वैल्यू तुम्हारे सामने है, पुट कर दो इसमें। वी स्क्वायर पुट कर दोगे तो GL और प्लस 2GL 3GL हो जाएगा। 3GL माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एम इंटू एल, यानी कि U जो आ गया, U का जो मिनिमम वैल्यू आ गया बच्चों अंडर रूट 3GL माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एम इंटू एल, अपॉन एम इंटू एल। एक सेकेंड, है ना, अपॉन एम इंटू एल, ठीक है। तो ये आ गया u का मिनिमम वैल्यू 3GL रूट अंडर 3GL माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एम एल। मतलब लोएस्ट पॉइंट पे हमें कम से कम इतना स्पीड देना पड़ेगा सर्कल को कंप्लीट कराने के लिए। यदि इससे कम स्पीड देंगे तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को देख लेना। यहाँ पे देखो वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट हुआ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, है ना, कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। तो अब ये सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न तुम्हें यदि आता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो तुम ये इसको नहीं भी कंसिडर करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों जगह पे ये चीज़ आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमने लिख दिया है के क्यू स्क्वायर बाई एल, है ना, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। वैसे यहाँ पर नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आंसर तुम्हारा सही आएगा, ठीक है। ये जो पोर्सन है के क्यू स्क्वायर बाई आर एल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा था इसलिए हमने क्वेश्चन को बता दिया। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कुछ क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन वाला, इस पर शायद बच्चों तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें मैसेज करना है कि हाँ क्या प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ तो हम फिर से इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है।
अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एक और आ जाओ, और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा बच्चों। जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है Q1, ठीक, और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है Q2, और इस Q1 चार्ज पार्टिकल को हमने कर दिया है क्या, फिक्स्ड, मतलब ये कहीं जा नहीं सकता है, इसको होल्ड किए हुए हैं किसी चीज़ से, ठीक है। और अभी जो गैप है बिटवीन Q1 एंड Q2 वो है मान लो R1, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताना। Q और Q2 दो चार्ज पार्टिकल है बच्चों, उनके बीच का जो भी गैप है वो है R1, ठीक है, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। अब Q1 को तो फिक्स कर दिया गया है, Q2 को हम लोग यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। Q2 को क्या कर रहे हैं बच्चों, रिलीज्ड, मतलब यहाँ से छोड़ दिया गया। अब जैसे तुम इसको छोड़ोगे तो हम लोग मान लेते हैं कि Q1 Q2 दोनों जो है बच्चों वो सेम नेचर, सिमिलर नेचर का चार्ज है, मतलब दोनों पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो जैसे ही तुम इसको छोड़ोगे, किसको, Q2 को, तो जैसे ही रिलीज करोगे तो ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपल्सन की वजह से इस पर इस डायरेक्शन में क्या एक्ट होगा, फोर्स, और वो फोर्स की वजह से क्या होगा, Q2 इधर मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है भाई, शुरू कर दिया मूव करना। तो जब Q2 इस पॉइंट B को क्रॉस कर रहा होगा, अभी मान लो पॉइंट A पे, तो जब Q2 B पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा जो कि Q1 से R2 डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, R2 डिस्टेंस पे है, तो बताओ उस वक्त Q2 जो स्पीड से, जिस स्पीड से क्रॉस कर रहा होगा B को, वो स्पीड तुम्हें बताना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? Q1 फिक्स्ड है, Q2 R1 सेपरेशन पे रखा हुआ था, उसको पहले हम पकड़े हुए थे, और वहाँ से हमने Q2 को छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा तो उस रिपल्सन फोर्स की वजह से Q2 इस लाइन के लॉन्ग मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, मूव करना शुरू कर दिया। तो मूव करते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो आगे जाते जाते वो एक पॉइंट B को क्रॉस करेगा जो कि अभी Q1 से R2 सेपरेशन पे है। तो उस पॉइंट को क्रॉस करते वक्त स्पीड ऑफ Q2 कितना होगा ये तुम्हें बताना है। फाइंड द स्पीड ऑफ Q2 एट पॉइंट B। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए तो एकदम आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को हम लोग जब एनर्जी वगैरह पढ़ लेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो भी देखेंगे एक बार और इस क्वेश्चन को हम लोग कितनी आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। अभी ये कुछ इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। जैसे काइनेमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग वर्क पावर एनर्जी, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के काइनेमेटिक्स के। और काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन है उसके थ्रू सॉल्व करना क्वेश्चन को, और जब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू सॉल्व करते हैं तो हमें थोड़ा इजी महसूस होता है, टाइम कम लगता है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है वो वर्क पावर एनर्जी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी ये चूँकि काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो अभी हम लोग पहले काइनेमेटिक्स का जो अपना जनरल कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, एनर्जी कंजर्वेशन जब वहाँ पे देखेंगे, तब जाके हम वापस से इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करके दिखाएंगे और एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से। खैर अभी तो नहीं कर सकते हैं, तो आ जाओ जो अपना बेसिक मेथड है उस पर चलते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, तो ये मूव करना क्यों शुरू किया, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था। तो फोर्स लग रहा है, मूव करना शुरू किया, तो फोर्स इस पर कंटिन्यूसली लग रहा है, मतलब कंटिन्यूसली ये कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन में। कैसे मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो जब ये कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इसका स्पीड लगातार क्या होगा बच्चे, इंक्रीज होता जाएगा। लगातार इसका स्पीड क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो किसी टाइम पे या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या स्पीड है कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा। इनिशियल स्पीड तो रेस्ट में पता ही है ना। उसके बाद हम फाइनल स्पीड, कुछ ऐसा ही प्रोसेस है, एक्सेलरेशन पता कर लो, इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स। तो फोर्स यहाँ पे कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी K Q1 Q2 बाई R²।
अब देखो बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि Q1 Q2 के बीच का गैप लगातार बदलता रहेगा और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस गैप पे भी डिपेंड करता है। तो यदि गैप चेंज हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होता होगा, चेंज हो रहा होगा। और फोर्स में यदि चेंज आ रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा होगा। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन पे है, डिपेंड करता है। मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन नहीं है, ये कैसा एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो हम v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी यूज़ करते हैं जब एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बट इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है। तो क्या दिक्कत है, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए हमने पढ़ा है a इक्वल्स टू या तो dv बाई डी टी यूज़ कर लेते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह आता है, या v dv बाई dr या dx जो भी कह लो, ये यूज़ कर लेते हैं। क्या अब कौन सा यूज़ करना है वो हमें एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन होता है वो बताता है। जैसे सबसे पहले बात, अब एक्सेलरेशन फाइंड करके देखते हैं, बाकी सब कुछ अपने सामने होगा। तो चलो, जब ये Q2 मूव करना शुरू किया तो मान लो कहीं पे एक पॉइंट ले लेते हैं, जब वो Q2 यहाँ पे पहुँचा होगा तो मान लेते हैं ये जो सेपरेशन है वो R या चलो इसको कह लो X डिस्टेंस पे है। जब Q2 कहीं X डिस्टेंस पे होगा, किससे, Q1 से, तो उस वक्त Q2 पे फोर्स कितना लग रहा होगा बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा कौन, 1, किस पे, 2 पे, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक, तो Q2 का इस वक्त एक्सेलरेशन क्या होगा, तो चलो मान लेते हैं Q2 का मास हमें m दिया हुआ है, तो इस वक्त Q2 का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स तो बच्चों K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन m, ये आ गया एक्सेलरेशन। तो K Q1 Q2 और m ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, x। तो यहाँ एक्सेलरेशन किसके साथ वैरी कर रहा है, x के साथ। तो जब एक्सेलरेशन x के साथ वैरी करता है तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, v dv बाई डी एक्स। यदि टाइम के साथ वैरी करता तो dv बाई डी टी, ये काइनेमेटिक्स में हमने बताया है तुम्हें। चलो, तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे a इक्वल्स टू वी dv बाई डी एक्स। तो चलो लिख देते हैं भाई, a इक्वल्स टू v dv अपॉन डी एक्स। ए का वैल्यू पुट कर दो, तो v dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन m, सब कांस्टेंट टर्म है, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर को एक साइड रख दो। अब यहाँ से v dv, ठीक है, इक्वल्स टू K Q1 Q2, अब ये इंटीग्रेशन होगा, ये सब पता होना चाहिए। dx को इस साइड लेकर जाते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन वगैरह में प्रॉब्लम होगा तब तो बड़ा मुश्किल है बच्चों, यहाँ तक पहुँच के अब हमें इंटीग्रेशन में ही प्रॉब्लम रहेगा तब तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाना बहुत ही मुश्किल है, संभव ही नहीं है, असंभव है। कि अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में यदि तुम्हें प्रॉब्लम है तब तो फिजिक्स छोड़ना पड़ेगा बच्चों, या तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सही कर लो, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो, तो इंटीग्रेशन, अब लिमिट, इस वेरिएबल का लिमिट, तो x का x कहाँ से कहाँ तक देखो वैरी कर रहा है। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, जब R1 सेपरेशन पे था, मतलब यहाँ पे x इक्वल्स टू R1, और कहाँ पे कैलकुलेशन करना है, जब x इक्वल्स टू R2। तो लिमिट x का क्या पुट करोगे, फ्रॉम R1 टू R2। स्पीड का लिमिट, तो R1 सेपरेशन पे जब था तो उस टाइम पे रेस्ट में था, स्पीड 0। जब R2 सेपरेशन पे पहुंचा तो उस टाइम पे स्पीड मान लो इसका v, जो कि कैलकुलेट करना है। v dv का इंटीग्रेशन होता है बच्चों v स्क्वायर बाई 2, 0 से v, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ऐसे लिखते हैं। K Q1 Q2 बाई m और 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन अभी पता ही नहीं होगा कैसे करना है, तो कैसे काम चलेगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं x टू द पावर माइनस 2, और इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर n कॉन्सेप्ट, यानी x टू द पावर n प्लस 1
अपॉन n प्लस 1 ऐसे चलता है। तो देख ये x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस 1 और नीचे प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1, तो ये x टू द पावर माइनस 1 का मतलब 1 बाई एक्स, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस 1 बाई एक्स फ्रॉम R1 टू R2। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दो, तो इस साइड तो वी स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा, इस साइड हो जाएगा k Q1 Q2 अपॉन m, ये 1 बाई R2 पुट करोगे बट माइनस साइन है, तो ये आ जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, अब ये v निकालना है, तो ये 2 को इधर भेजो, रूट को इधर भेज दो, हम यहाँ पे लिख देते हैं इस आंसर को। तो v इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 2 k Q1 Q2 अपॉन m 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये आया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसी चीज़ को जब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन मेथड पढ़ लेंगे बच्चों, तब देखना एक लाइन में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इतना कोई इंटीग्रेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन एक इक्वेशन लिखेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं काइनेमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन को बच्चों हम लोग वर्क पावर एनर्जी से सॉल्व करते हैं, और वो काफ़ी ईजी वे में सॉल्व होता है क्वेश्चन, काफ़ी ईजी वे में। खैर चलो, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आज थोड़ा हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। अब आ जाओ, तो अब यहाँ पे हम लोग अब इक्विलिब्रियम से रिलेटेड थोड़ा कॉन्सेप्ट, अब सारा कहानी खत्म कर चुके हैं, कूलम्स लॉ का डिफरेंट डिफरेंट काइंड, पेंडुलम ये वो, अब थोड़ा सा इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और फिर कहानी खत्म करेंगे बच्चों। थोड़ा सा इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस वगैरह हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आज हम लोग करेंगे। इक्विलिब्रियम, चलो मान लो एक, अब यहाँ पे हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक स्ट्रेट लाइन पे रखेंगे, सारे चार्ज पार्टिकल एक ही लाइन पे होंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल मान लो Q रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल Q रखा हुआ है। ठीक है, और ये इन दोनों को हम फिक्स्ड कर दिए हैं। एक टाइप का क्वेश्चन मिलता है जिसमें कि दो चार्ज पार्टिकल, ये जो दो होते हैं, इन दोनों को फिक्स कर दिया जाता है। इन दोनों को कैसा कर दिया गया जो बच्चों, फिक्स कर दिया गया, मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है। अब हमसे पूछा ये जाता है, चलो एक को Q रखे हो तो इसको 2Q कर दो, थोड़ा डिफरेंट रख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो एक Q है, एक क्या है, 2Q है। अब हमसे पूछा ये जाता है कि एक बात बताओ, एक तीसरा चार्ज पार्टिकल लाकर रखना है। कैसा चार्ज पार्टिकल, एक थर्ड चार्ज पार्टिकल लाकर रखो और उसको ऐसे पोजीशन पे रखो, ऐसे पोजीशन पे रखो ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। आता है समझ में? दो चार्ज पार्टिकल ऐसे फिक्स रखे हुए हैं एक लाइन पे, अब एक तीसरा चार्ज पार्टिकल लाकर रखना है और उसको इस तरह से रखना है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, वो थर्ड चार्ज पार्टिकल। तो इक्विलिब्रियम में तो तभी रहेगा ना जब उस पर नेट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो। मतलब उसको ऐसे जगह पर ला कर रखना है ताकि उस पर वहाँ पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अब वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा कि इसी लाइन पे रखना है, एक लाइन के बाहर तुम्हें रखना है, कहीं भी तुम रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। बट उस थर्ड चार्ज पार्टिकल को ऐसे रखो कि उस पर नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो। चलो हम मान लेते हैं, तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल such that it will be in equilibrium। ठीक है, कहाँ रखा जाए? तो अब देखो, या तो हम इस लाइन के लॉन्ग कहीं रख सकते हैं या इस लाइन से बाहर कहीं भी रख सकते हैं।
अब इस लाइन के अलावा तुम किसी भी पॉइंट पे रख दो, जैसे मान लो यहाँ पे रख दो, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अब सोचो जो तुम थर्ड चार्ज पार्टिकल ला कर रखोगे उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, सही बात है, बट उस पर फोर्स लगाएगा कौन? तो उस पर फोर्स लगाएगा ये Q और 2Q, ये दोनों जो है, जैसे मान लो ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया, तो A और B पॉइंट पर पहले से जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है वही दोनों उस थर्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। ठीक, चलो अब पार्टिकल पे दो फोर्स लगने वाला है और उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहा होगा तो नेट फोर्स जीरो तभी पॉसिबल है जब उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। तभी पॉसिबल है नेट फोर्स का जीरो हो पाना। बात आ रही समझ में? अब सोचो यदि हम यहाँ पे रख देते हैं, तो एक कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट कि जो दो चार्जेस के बीच जो फोर्स एक्ट होता है वो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्ज। तो सोचो जो B है वो इस पॉइंट इस चार्ज पे फोर्स किधर लगाएगा? तो इस लाइन के अलोंग, इधर ऐसे, इस लाइन के अलोंग, और A किधर फोर्स लगाएगा? तो इस लाइन के अलोंग ऐसे। अब बताओ कभी भी ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि दोनों डिफरेंट लाइन के लॉन्ग। दो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके नेट फोर्स जीरो तभी कर सकता है जब दोनों फोर्स सेम लाइन के लॉन्ग होगा। तो यहाँ से एक बात तो पहले क्लियर होता है कि हमें थर्ड चार्ज को हमेशा इसी लाइन पे, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्ज जो पहले से रखा हुआ है, उन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसी लाइन पे कहीं रखना होगा, तभी इक्विलिब्रियम मिल सकता है। उसके अलावा कहीं भी रख दोगे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये तीन चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन बच्चों कई बार पूछा जा चुका है। तुम नीट के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो क्वेश्चन रिपीटेड है, सेम टाइप के क्वेश्चन को दोबारा तिबारा पूछा गया है नीट के पेपर में, IIT में भी पूछा गया है। ये तीन चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ध्यान से समझो इस बात को। तो जब भी इस तरह से तीन चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आएगा, है ना, तो दो चार्ज पार्टिकल यदि ऐसा रखा हुआ है तो तीसरा चार्ज पार्टिकल हमें कहाँ रखना पड़ेगा बच्चों? हमेशा इसी लाइन पे कहीं ना कहीं रखना होगा, ठीक है। अब A और B के बीच में रख सकते हैं, B के आउटसाइड रख सकते हैं या A के आउटसाइड, ये तीन लोकेशन है। लोकेशन सोचेंगे कि कहाँ रखना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब थर्ड चार्ज पार्टिकल को हमें बोला है रखने के लिए, बट थर्ड चार्ज पार्टिकल के नेचर के बारे में उसने कुछ नहीं बताया कि थर्ड पार्टिकल का नेचर कैसा होगा, वो पॉजिटिव नेचर का है या नेगेटिव नेचर का है। बात आ सुन, मतलब जैसे मान लो ये Q और 2Q ये दोनों यदि पॉजिटिव नेचर का है, ठीक है, तो जो थर्ड चार्ज पार्टिकल होगा वो पॉजिटिव नेचर का है कि नेगेटिव नेचर का, ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिया गया है। तो देखते हैं क्या इस इन्फॉर्मेशन का कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, वो देख लेते हैं। आ जाओ। जैसे थर्ड चार्ज पार्टिकल जो हमने सेलेक्ट किया, चलो हमने मान लेते हैं कि अपना थर्ड चार्ज पार्टिकल है स्मॉल q। थर्ड चार्ज पार्टिकल अपना क्या है बच्चों? स्मॉल q। ओके, अब ये स्मॉल q या तो पॉजिटिव हो सकता है नेचर का या नेगेटिव हो सकता है। सारे कंडीशन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले रखें किस साइड? क्या A और B के बीच में रख दें, या बियॉन्ड A रखें, या बियॉन्ड B रखें, है ना। तो चलो हम पहले कहीं भी एक आर्बिट्री पॉइंट, चलो यहाँ ले लेते हैं, B के इस साइड रखते हैं इसको, ठीक है। ये रख दिया हमने Q को। अब Q पॉजिटिव नेचर का है या नेगेटिव नेचर का, तो चलो एक एक करके कंसिडर कर लेते हैं। जैसे मान लो हम पहले मानते हैं कि Q जो है वो पॉजिटिव नेचर का है। Q किस नेचर का है बच्चों? पॉजिटिव नेचर का है। यदि Q पॉजिटिव नेचर का है तो ठीक है भाई, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, B इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। अब देखो A वाला चार्ज ही पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी रिपेल करेगा। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये दोनों A और B दोनों इस डायरेक्शन में इसको रिपेल कर रहा है, दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम हो गया, तो नेट फोर्स कभी जीरो नहीं हो सकता, नेट फोर्स कभी जीरो नहीं हो सकता है। अब मान लो Q यदि निगेटिव नेचर का होता तो A और B दोनों उसको अपनी तरफ क्या कर लेता? अट्रैक्ट कर लेता, फिर भी दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाता? सेम। इसका मतलब फिर भी नेट फोर्स जीरो पॉसिबल नहीं था। तो B के इस साइड तो पॉसिबल नहीं है नेट फोर्स का जीरो हो पाना, Q पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो, कभी भी इस साइड इस पे नेट फोर्स जीरो पॉसिबल नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो गया।
सिमिलरली ए की इस साइड भी रखोगे तो वही बात आएगा बच्चे, दोनों या तो रिपेल करेगा या दोनों एक साइड में अट्रैक्ट कर देगा, यानी कि ए और बी दोनों बी के राइट साइड या ए के लेफ्ट साइड ये पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा जो बचता है हमारे पास वो है बिटवीन ए एंड बी, कहीं पे रख सकते हैं। ठीक, तो चलो कहीं भी रख देते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे रख देते हैं, है ना। मान लेते हैं कि हम ए से जो है वो x डिस्टेंस पे रख दिए, ए और बी के बीच का तुम्हें गैप दिया रहेगा, मान लो वो गैप दिया हुआ है l। तो हमने ए और बी के बीच का गैप हमें दिया हुआ है, हमने इसे ए से l डिस्टेंस पे रख दिया, ए से कितने डिस्टेंस पे, सॉरी x डिस्टेंस पे रख दिया। ओके, अब सोचते हैं पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव। चलो मान लो कि q पॉजिटिव है, q क्या है बच्चे, पॉजिटिव। तो सोचो यदि q पॉजिटिव है तो a इस q को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे रिपेल कर देगा, और b इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर देगा। हाँ, अब अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों फोर्स, है कि नहीं। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को यदि क्या कर दिया, बैलेंस कर गया, तो जीरो पॉसिबल है। सिर्फ अपोजिट ही होना जरूरी नहीं है, सिर्फ अपोजिट होने से ही नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, अपोजिट होने के साथ साथ फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये तो चलो यहाँ पे कंडीशन आया पहले कि कम से कम अपोजिट तो हुआ, अब मैग्नीट्यूड इक्वेट करना हमारा काम है, वो हम करेंगे। तो पहले हमने Q को पॉजिटिव रख के देखा, Q को ज़रा निगेटिव रख के देखो। तो Q को निगेटिव रखोगे तो A इसे क्या करेगा, अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, और B अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, फिर भी दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, अपोजिट। यानी Q के पॉजिटिव या निगेटिव होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया कि Q पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तुम कुछ भी मान के बना लो, आंसर सेम आने वाला है, इसलिए उसने सिर्फ लोकेशन पूछा है। थर्ड चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्या है या उसका क्या नेचर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। अब जैसे देखो A इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और मान लेते हैं B इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव नेचर का ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब A और B यदि फॉर Q टू बी इन इक्विलिब्रियम, Q को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। फोर्स जो A अप्लाई कर रहा है और फोर्स जो B अप्लाई कर रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, यानी K Q इंटू Q अपॉन A से कितने डिस्टेंस पे है, x, इक्वल्स टू K Q इंटू, सॉरी B पे कितना चार्ज है, 2Q, तो K 2Q इंटू Q अपॉन B से गैप कितना है इस स्मॉल q का, L माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए। अब तुम ध्यान से देखो बच्चों, तो ये Q और ये Q तो कैंसिल हो जा रहा है। तो सोचो इस स्मॉल q, वो कहता है कि स्मॉल q 10 कूलम है, 20 कूलम है, 50 कूलम है, -10 है, -20 है, -50 है, -100 है, कुछ भी होता वो तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, कोई फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब दो चार्ज पार्टिकल फिक्स रखे हों तो तीसरा चार्ज पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए उस तीसरे चार्ज पार्टिकल का नेचर क्या है या उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात हुआ क्लियर। सिर्फ फर्क इस बात से पड़ता है कि उसको कहाँ रख रहे हो। क्लियर है। चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम लोग फाइंड करेंगे क्या बच्चों, x। तो चलो, और हम लोग Q सब कट गया। अब बच गया क्या यहाँ पे हमारे साइड, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये L माइनस एक्स अपॉन एक्स है ना, होल स्क्वायर, और इस साइड बचा 2, तो रूट यदि ले लेते हो तो L माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू √2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसमें कुछ है नहीं। L माइनस एक्स इक्वल्स टू √2x, एक्स को उस साइड लेकर चले जाओगे तो L इक्वल्स टू एक्स कॉमन ले लेना, √2 + 1, तो x इक्वल्स टू आ गया बच्चों L डिवाइडेड बाई √2 + 1। मतलब A से हमें L बाई √2 + 1 डिस्टेंस पे रखना होगा Q को, तब जाके हमें क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है। अब इस पॉइंट पे तुम, इस पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट को हम मान लो C कह देते हैं, तो इस पॉइंट पे तुम 10 कूलम का चार्ज ला के रखो, 20 कूलम का रखो, -10 कूलम, -20 कूलम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा।
मतलब दो चार्ज पार्टिकल जब फिक्स्ड हो तो तीसरा चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड या नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम को, सिर्फ फ़र्क इस बात पे पड़ता है कि तुम कहाँ रखे हो। क्लियर है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। अब यहाँ पे कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए तुम्हें, है ना। तो ध्यान रखना कि जब भी दोनों चार्ज, जैसे Q और 2Q लिखा हुआ था, यानी कि दोनों फिक्स चार्ज जो है वो सेम नेचर का था, तो जब भी दोनों फिक्स्ड चार्ज सेम नेचर के होंगे, तो थर्ड चार्ज को बच्चे हमेशा कहाँ रखना है? बीच में कहीं पे। ठीक है, तो क्लियर है कॉन्सेप्ट कि जब भी दोनों चार्ज पार्टिकल सेम नेचर का होगा तो इक्विलिब्रियम उनके बीच में ही कहीं पे मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन डिपेंड करता है बच्चों उन दोनों फिक्स चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड पे। डिफरेंट मैग्नीट्यूड लोगे, डिफरेंट आंसर मिलेगा तुम्हें। जैसे एक क्वेश्चन हम फटाफट करके और दिखा देते हैं तुम्हें, फटाफट आ जाओ बच्चों। रुक जाए आसमां झुक जाए, जब नजर आ जाओ बच्चों। अरे यार स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ये दिया गया है बच्चों कि दो चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों चार्ज पार्टिकल कैसे हैं, तो एक है Q तो दूसरा चार्ज पार्टिकल है मान लो 4Q, Q और 4Q अभी भी क्या है? सिमिलर नेचर। ये चलो इसको सिमिलर नेचर पिछली बार दिए थे, इस बार अपोजिट नेचर का कर देते हैं, इसको -4Q कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? -4Q। और इनके बीच का जो गैप है वो गैप है मान लो L। अब बताना फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल सच दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब जरा सोचा जाए कि थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखा जाए। अभी तो हम लोग को क्लियर हो चुका है कि थर्ड चार्ज पार्टिकल, ये दोनों अभी भी क्या है बच्चों? फिक्स्ड हैं। ये ध्यान रखना, अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसमें इन दोनों को फिक्स्ड रखा गया है, मतलब ये दोनों मूव नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। ओके, तो थर्ड चार्ज पार्टिकल का नेचर क्या होगा या क्या मैग्नीट्यूड होगा, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी हम लोगों को क्लियर हो चुका है। यहाँ भी देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है लोकेशन। आज ज़रा ढूंढते हैं। पहले तुम लोग कोशिश करना खुद से बनाने का। जैसे Q और -4Q, तो बीच में यदि हम कहीं पे रखते हैं, जैसे मान ले यहाँ रख देते हैं स्मॉल q को, और मान ले स्मॉल q जो है पॉजिटिव नेचर का है। कैसा नेचर का है? पॉजिटिव नेचर का है। तो सोच ये Q और ये Q पॉजिटिव है, इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आहा, देख प्रॉब्लम क्या हो गया? सेम डायरेक्शन में हो गए, और दोनों फोर्स यदि सेम डायरेक्शन में हो गए कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है। बात है समझ में? तो अब तू इसको निगेटिव रख के भी देख ले, निगेटिव रखेगा तो ये Q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और -4Q उधर ही रिपेल कर देगा, तो फिर से दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो जाएगा लेफ्ट साइड, तो भी नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो दो फिक्स चार्ज पार्टिकल हैं यदि वो दोनों अपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो थर्ड चार्ज पार्टिकल को कभी बीच में नहीं रखना है। बीच में रखने से क्या होगा? फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा और नेट फोर्स कभी 0 नहीं हो पाएगा। तब हमारे पास दो और लोकेशन बचे हैं, एक Q के लेफ्ट साइड, एक -4Q के राइट साइड। किस साइड रखा जाए? आ जाओ, पता नहीं किस साइड रखेंगे, सोचते हैं। जैसे मान लो हम 4Q के इस साइड रख देते हैं, तो अब तो सही है भाई। मान लो इस Q को ये -4Q अट्रैक्ट करेगा और +Q रिपेल करेगा। ठीक है, सही बात है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया दोनों फोर्स। लेकिन भाई साहब सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में होना ही इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो? K(Q1Q2/r²। अब देख, कूलम्ब लॉ में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, वीडियो आ जा रहा होगा, F = K(Q1Q2/r², यानी कि फोर्स जो होता है प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, अब देख, जब तू 4Q और Q इसका प्रोडक्ट लिखेगा तो इसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है,
तो ये प्रोडक्ट इसके फोर्स के मैग्नीट्यूड को ज़्यादा रखेगा, है ना। जैसे ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो एफ बी, है ना। तो दो फैक्टर है फोर्स का। कौन कौन दो फैक्टर है बच्चों? एक चार्ज का प्रोडक्ट, तो 4Q के लिए चार्ज का प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एफ बी को ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एफ बी का क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक, ओके, सही बात है। और ए के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसमें चार्ज का प्रोडक्ट कम होगा, क्योंकि Q इंटू क्यू, यहाँ 4Q इंटू क्यू है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज किसके फेवर में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर किसको बना रहा है? बी के फोर्स को। सही बात है। तो अब डिस्टेंस वाला फैक्टर देखते हैं। तो सोचो डिस्टेंस बी से कम है, तो डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, और ए से डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा। तो ध्यान से देख, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज वाला भी फैक्टर बी के ही फोर्स को सपोर्ट कर रहा है, और डिस्टेंस वाला फैक्टर भी बी के फोर्स को ही क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। यानी कि दोनों केसेस में बी का फोर्स ए से हमेशा क्या रह जाने वाला बच्चों? ज़्यादा रहने वाला है। कभी भी फोर्स जो ए अप्लाई कर रहा है इस पे, वो बी को बैलेंस नहीं कर पाएगा इस कंडीशन में। क्या ये बात समझ में आया या दिक्कत हो गया? जैसे देख, मान ले इस कंडीशन को, इसको x मान ले, ठीक। तो फोर्स जो बी अप्लाई करेगा, कितना फोर्स अप्लाई करेगा? लिख के देख, K 4Q, ठीक है, K 4Q इंटू Q, ठीक है। बी हम इस साइड लिख दिया, मान लेते हैं कि चलो ये नेगेटिव है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो नेगेटिव इसको रिपेल कर दिया, -4Q इस Q को रिपेल कर दिया, तो K 4Q इंटू Q अपॉन क्या लिखेगा? x²। चलो, A कितना फोर्स अप्लाई करेगा? तो K Q इंटू Q अपॉन गैप A से कितना है? L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देख बच्चे, तुम ध्यान से ये देखोगे तो कभी भी A B को बैलेंस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि देख, K Q को कॉमन ले ले, 4Q अपॉन x², और यहाँ पे क्या है? K Q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देख, इसका न्यूमरेटर बड़ा है इसके न्यूमरेटर से, और इसका डिनोमिनेटर छोटा है इसके डिनोमिनेटर से। तो दोनों केस में इसका न्यूमरेटर यदि बड़ा है तो एफ वी बड़ा हो जाएगा ए से, डिनोमिनेटर को देखें तो एफ वी का डिनोमिनेटर छोटा है तो एफ वी बड़ा हो जाएगा ए से। तो भैया दोनों फैक्टर तो बी को ही सपोर्ट कर रहा है, तो इस केस में जो फोर्स ड्यू टू बी होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा फोर्स ड्यू टू ए से। बात है सुन में। तो यहाँ पे कभी भी फोर्स, इसको बैलेंस तुम इधर कहीं भी रख दोगे। क्यों ऐसा हो रहा है ना बच्चे? क्योंकि देखो बी का चार्ज ज़्यादा है, बी पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है ज़्यादा है, ठीक है, और ए पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? कम है। तो ऑब्वियसली चार्ज के मैग्नीट्यूड्स को यदि हम सिर्फ देखें तो ए का फोर्स जो होगा वीक होगा और बी का फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम कि ए से जो डिस्टेंस को यदि हम कम कर दें, मतलब ए के नज़दीक रखें, तो चार्ज कम होते हुए भी ए का फोर्स हो सकता है बी को बैलेंस कर जाए। कब? जब ए के नज़दीक रहोगे। बात समझ में? जब तुम ए के नज़दीक रहोगे तो ए से यदि दूरी कम होगा तो देखो दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? फोर्स। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, एक तो बी का चार्ज भी ज़्यादा है और इसको नज़दीक भी किसके रख दिए? बी के। तो इसलिए बी का फोर्स बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाएगा किससे? ए से। तो ए कभी भी बी के फोर्स को बैलेंस यहाँ नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट? तो इसका मतलब है कि हमें किस साइड रखना होगा? ए के साइड। किस साइड रखना होगा बच्चों? ए के साइड ले जाकर रख देना है। चलो आ जाओ, तो हम लोग कहाँ ले जाकर रख देंगे अब थर्ड चार्ज पार्टिकल को? तो कहीं यहाँ ले जाकर रखना होगा ए के साइड। इस क्यू चार्ज पार्टिकल को रखो, ठीक है। तो जब यहाँ पे ला कर रखते हो ए के साइड, अब देखो ए का मैग्नीट्यूड ठीक है कम है चार्ज का मैग्नीट्यूड, लेकिन ए के नज़दीक आ गया ना, तो नज़दीक आ गया तो अब ए का फोर्स स्ट्रॉन्गर हो सकता है, वो बी के फोर्स को क्या कर सकता है? बैलेंस। तो अब ए से जो इसका गैप हो गया वो हो गया x, और बी से गैप हो गया कितना? L प्लस एक्स। तो अब दोनों के फोर्स को, मैग्नीट्यूड को क्या कर दो? इक्वेट कर दो। डायरेक्शन तो हम कैलकुलेट समझ ही चुके हैं कि इस इधर जब रहेगा
तो ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ए और बी के द्वारा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, है ना, जो हम लोग कंडीशन में लेके देख सकते हैं। जैसे ए यदि जैसे मान लो ये प्लस क्यू है, थर्ड चार्ज मान लो पॉजिटिव है, तो ए उसको क्या करेगा, इधर रिपेल कर देगा, और ये बी निगेटिव है तो उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा बच्चों, अट्रैक्ट कर देगा। निगेटिव होता है तो बी रिपेल करता है, ए अट्रैक्ट कर लेता, फिर भी अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है। तो हमें यहाँ पे साइन को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग साइन का ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। किस लिए, डायरेक्शन में, यहाँ देख चुके हैं डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अब सिर्फ किसको इक्वेट करना है, मैग्नीट्यूड को। कई बच्चा क्या करता है, माइनस साइन लेके मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर देगा और उसका आंसर गलत आ जाएगा। माइनस साइन का यूज हम लोग डायरेक्शन के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं, डायरेक्शन दिखा चुके हैं कि अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट जब दिखा चुके हैं तो अब इक्वल क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना है मैग्नीट्यूड को। डायरेक्शन अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे। तो ए के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो के क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बी के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो के 4q इंटू क्यू अपॉन एल प्लस एक्स। बी से कितना दूरी हो गया बच्चों, एल प्लस एक्स, और इसका होल स्क्वायर। अब तो कुछ भी नहीं बच्चे, सॉल्व कर दो, के क्यू क्यू और ये के क्यू क्यू कैंसिल हो गया, है ना। तो ये हो गया एल प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये एल प्लस एक्स इक्वल्स टू रूट लोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2x। तो यहाँ से x इक्वल्स टू आ गया बच्चों एल x इक्वल्स टू कितना आ गया, एल। मतलब a से l डिस्टेंस किस साइड, लेफ्ट साइड, तो b से कितना हो जाएगा 2l। देखो क्वेश्चन में देखना, ध्यान देना कि क्वेश्चन में वो क्या पूछा है, a से दूरी पूछा है या b से, ठीक है। इस तरह से तुम क्वेश्चन को फिर सॉल्व करोगे। ए से यदि पूछा होगा तो एल डिस्टेंस पे हो गया। कई बार बच्चा क्या करता है, एक्स निकाला एल, और वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल, है ना, या फिर फ्रॉम बी। तो तुम्हें देखना है कि बी पॉइंट से वो डिस्टेंस बताना है। तो बी से वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा, है ना। एल प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। चलो, तो आज के लिए हम लोग क्लास बच्चे यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास का वीडियो अपलोड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब एडवांस लेवल प्रॉब्लम बताएंगे, मतलब वही SHM वगैरह आएगा, थोड़े अच्छे लेवल के और भी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में पूरा एडवांस लेवल प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, है ना, मतलब जो JEE एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह उस टाइप के। नीट के बच्चों के लिए वो फ़ायदेमंद है। तुम्हें दिखाएंगे, नीट में भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था, नीट 2013 में शायद, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यूरोडेव का क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो तुम्हें हम नेक्स्ट क्लास में करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम एंड नेक्स्ट क्लास में कूलम्स लॉ खत्म, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टार्ट कर देंगे। अब थोड़ा सा क्लासेस स्पीड में चलेगा बच्चों, काफ़ी दिन से कूलम्स लॉ चल रहा है, अब हम लोग थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं।